गंगा नदी प्रणाली। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज एक नई स्लाइड में। गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका के तहत देखा जाता है क्योंकि गंगा नदी अपने बेसिन और सांस्कृतिक महत्व दोनों की ही दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। मुख्य रूप से यहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा को अगर हम नोटिस करें तो गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ और बद्रीनाथ ग्लेशियर, इन तीनों स्थानों से अलग अलग धाराएं निकलती हैं। जैसे गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। बद्रीनाथ से थोड़ा सा आगे धौली गंगा रिवर जो है वो भी धौली ग्लेशियर से निकलती है और विष्णुप्रयाग में आकर मिलती है। यही दोनों धाराएं आगे बढ़ती हैं अलकनंदा के रूप में और इसी अलकनंदा नदी में साथ में नंदाकिनी नदी, नंदा नामक पर्वत से निकलती है, वहां से नंदाकिनी नदी आती है। ये भी नंदाकिनी नदी धारा है एक। ऐसे ही पिंडार गंगा, ये भी एक धारा है। तो ये आकर बढ़ती है आगे और नंद प्रयाग के पास आकर मिलती है नंदाकिनी नदी और कर्णप्रयाग के पास में आकर मिलती है हमारी पिंडारा गंगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रश्न बन गया कि धौली गंगा अलकनंदा नदी में कहां पर आकर मिलती है, तो विष्णुप्रयाग में। नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में कहां पर आकर मिलती है, नंदप्रयाग में। पिंडारा गंगा अलकनंदा नदी में कहां पर आकर मिलती है, कर्णप्रयाग में। जब ये अलकनंदा इन सभी की धाराएं मिलकर आगे बढ़ती हैं और रुद्रप्रयाग के पास पहुंचती हैं, तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी और इधर से जो भी सारी धाराएं जा रही हैं अलकनंदा, ये सब रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती हैं। फिर ये सभी धाराएं मिलकर आगे बढ़ती हैं और देवप्रयाग पहुंचती हैं। तब देवप्रयाग में इस नदी का नाम यानी भागीरथी और इधर से जो सारी धाराएं आ रही हैं इनको मिलकर गंगा नाम दे दिया जाता है। यहीं पर गंगा नदी जो है फॉर्म हो जाती है। तो गंगा नदी नामकरण यहां पर देवप्रयाग में इनको कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ती है गंगा और ऋषिकेश पहुंचती है। ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंचती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो भी दोस्त वीडियो अगर देख रहे यहां तक आपने देखा है तो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आगे और भी नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे और जुड़े रहिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं बता देता हूं फाइनली कि इसमें मैंने सब लगभग कुछ स्थानों को, जो मुख्य मुख्य स्थान है उनको सम्मिलित किया है, परंतु ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर गंगा नदी जाती है और मैंने उनको सम्मिलित नहीं किया है क्योंकि एक स्लाइड में इतना ही दिखाया जा सकता था। इसके लिए मैं पूरा एक पीडीएफ बना दूंगा जिसमें कि मैं सारे स्थान जो कि जहां से गंगा का उद्गम स्थल है और जहां पर जाके ये हमारे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, वहां तक जितने भी स्थान हैं उन सभी को मैं उस पीडीएफ में मेंशन करूंगा। तो प्लीज यहां पर जो मैं चीजें बता रहा हूं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, या उन शहरों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो हरिद्वार, और हरिद्वार से जब अच्छा एक और बात कि हरिद्वार, या जिसे हम ऊपरी गंगा नहर कहते हैं, हरिद्वार तक जो गंगा नदी आती है उसी ऊपरी गंगा नहर के नाम से जाना जाता है। लगभग 310 किलोमीटर है, यानी यहां से लेकर हरिद्वार तक 310 किलोमीटर है और ये उत्तराखंड में ये रहता है। इसके बाद बिजनौर, मध्य गंगा, ठीक है। तो बिजनौर में प्रवेश करती है गंगा। अब बिजनौर कहाँ है दोस्तों, तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। तो बिजनौर उत्तर प्रदेश में। अब प्रश्न यहां भी बन गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा प्रवेश करती है, सर्वप्रथम तो बिजनौर में प्रवेश करती है और ये मध्य गंगा में आ जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नरौरा, नरौरा के बाद फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, कन्नौज में इसमें रामगंगा का भी स्थान है। इसके बाद फतेहपुर दोस्तों, ठीक है। तो बीच में बहुत सारे छोटे छोटे सिटी भी हैं जिनको मैंने ऐड नहीं किया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये यमुनोत्री का भी एक मैंने यहाँ थोड़ा मेंशन किया है कि यमुना की जो अलग अलग सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं।
और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गौतम बुद्ध नगर से होते हुए इसमें हिंडन नदी भी है, इसकी सहायक नदी, और ये आगे बढ़ती है और ये बढ़ते पहुंचते पहुंचते ये प्रयागराज में जाकर गंगा के साथ मिलती है। इसी को दोस्तों त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यहाँ पे सरस्वती नदी भी आकर मिलती है, ऐसा हमारी मान्यताओं में भी है, ऐसा बहुत सारी हिंदू सभ्यता की पुराणों में भी बताया गया है कि सरस्वती नदी अभी भी वर्तमान में भी है, जो कि शायद अदृश्य रूप में भूमि प्लेटों के बीच में प्रवाहित हो रही है। परंतु मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि सरस्वती नदी मुख्य रूप से अगर हम हिस्टोरियंस को देखें और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो वह भारत में उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से होकर गुजरती है। तो ये सरस्वती नदी परंतु वर्तमान में अदृश्य रूप में यानी दिखाई नहीं देती है वो। तो ये त्रिवेणी संगम का भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है क्योंकि यहाँ तीनों नदियां आकर मिलती हैं। और अभी आपने देखा ही 2025 में संगम हुआ था, वो प्रयागराज में ही हुआ था, महाकुंभ जिसे कहा गया था। इसके बाद ये नदी आगे की ओर बढ़ती है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैंने रे डायग्राम में चीजें मेंशन की हैं। बिहार में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए हैं दोस्तों, मैंने उसके आसपास के कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं जो पूछे जाते हैं वो मैंने डाल दिए हैं इसमें से, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब पहुंचते हैं हम लोग भागलपुर, साहेबगंज, पाकुर। तो ये मैं इधर मेंशन किया हूं कि यूपी में लगभग 1140 किलोमीटर है ना, बिहार में 455 किलोमीटर लगभग, झारखंड में लगभग 40 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर लगभग। अब इसके बाद क्या है कि फरक्का बैराज जो है ये पूछा जा सकता है किस नदी पर बना हुआ है, तो फरक्का बैराज गंगा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद फरक्का बैराज आगे हुगली नदी, इसके बाद गंगा सागर द्वीप और फिर बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है बहते हुए, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ यह मिल जाती है जाके। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चंस यहाँ से जो बन सकते थे, पुटअप हो सकते थे, उन पर मैंने चर्चा की। गंगा नदी से और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गंगा की सहायक नदियां। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी नदियां जो है गंगा की सहायक नदी हैं और नदी सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है, सब जाकर मिलती है। गंगा नदी एक्चुअल में अपने बेसिन और सांस्कृतिक महत्व के लिए ज्यादा जानी जाती है। इसे कुछ लोग भागीरथी भी कहते हैं, है ना, कह दिया कि भागीरथी नदी, लेकिन अलकनंदा, भागीरथी और ये मैंने बताया कि जो हमारी मंदाकिनी, ये सब जब मिलती हैं तब जाके ये गंगा के रूप में बनती है आगे जाके। भारत में गंगा बेसिन लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बेसिन का मतलब होता है, बेसिन जैसे वॉश बेसिन घर में यूज करते हैं ना हम लोग, कि कोई चीज गहराई में एक थाला जैसे होता है, किसी पेड़ के चारों तरफ बना देते हैं बेसिन, वैसे घर में जैसे बेसिन यूज करते हैं। तो गंगा बेसिन का अर्थ यह होता है क्योंकि गंगा नीचे गहराई में ही तो है, तो वो एक बेसिन, जहां मिट्टी कट गई है तो वो एक बेसिन बन गया है। तो बेसिन लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का है। गंगा नदी प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नदी है जो कि 2525 किलोमीटर उसकी टोटल लेंथ अगर हम देखें तो। ये इसमें 12मासी और गैर 12मासी नदियां हैं, मतलब कि जो 12 महीने बहती हैं और कुछ हैं जो थोड़े समय के लिए होती हैं। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में अगर हम देखें तो प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, गंगा में मैंने बता ही दिया कि कौन कौन सी नदी उसकी सहायक नदियां हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। तो इस तरह से गंगा से जुड़े हुए जो प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बताया, और इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार इसको अच्छे से अध्ययन भी कर लीजिएगा। आशा करता हूँ इस स्लाइड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।